Hi guys, my name is Harsha and welcome back to Harsha's Secret Series. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली स्टोरी टाइम में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइनल ईयर में एग्जैक्टली कौन सा ऐसा अजीब सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसके बाद लाइक इट काइंड ऑफ वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर माय कैरेक्टर, लाइक मी एज अ पर्सन. मेरा लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया काइंड ऑफ, और उसने मुझे एज अ पर्सन बहुत बदल दिया. इस इंसिडेंट के बाद आई रियलाइज समथिंग कि हम अपने एल्डर्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं. अगर मेरे जैसे बच्चे हैं तो सम किड्स आर लाइक मी एंड हाँ, मैं हमेशा ऐसी थी कि मैं अपने एल्डर्स को और अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी. मैं हमेशा सोचती थी कि यार, भले ही ये टीचर जो मुझसे कह रहा है उसका कारण मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जाके मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं, इस चीज़ ने मुझे बाद में जाके कैसे फ़ायदा दिया. कि जो एक टीचर है वो हमेशा मेरे हित के लिए सोचेगा, क्योंकि वो गुरु हैं और मैं शिष्य हूँ, है ना. लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुझको ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा शायद सच नहीं है. टीचर्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स सच में टीचर होने की वैल्यू को समझते हैं, और कई बार बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी आपकी लाइफ में आएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी करने आए हैं, जो उनका उद्देश्य बच्चे के हित के लिए नहीं होता है. उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि भाई हमें कुछ भी करके स्टूडेंट को आगे लाना है. बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं हमारे सिस्टम में जहाँ पर उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि भाई हमें सैलरी लेनी है. वी डोंट रियली केयर अबाउट यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सो एंड बाय द वे, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रही है, दैट इज़ बिकॉज जो मेरे पड़ोसी हैं वो लोग मिक्सी चला रहे हैं जिनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है. येस, इट इज़ व्हाट इट इज़. बट एनीवेज, सो बात मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के कुछ समय पहले की है. सो मेरे थर्ड ईयर में कोविड का लॉकडाउन हुआ था, जो बड़ा वाला 8 महीने का जो लॉकडाउन था, 8-10 महीने का लॉकडाउन था, तो वो मेरे थर्ड ईयर में पड़ा था. सो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम फाइनल ईयर में वापस आए तो हमें कैचअप करना था, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने ऐसा कर दिया था कि नहीं, हम अपने एकेडमिक ईयर को आगे बढ़ा देंगे. एंड बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा जो समय लॉस हुआ उसको हम कॉम्पनसेट कर देंगे, अपने नेक्स्ट ईयर में किसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे, एंड हम लोग मतलब ग्रेजुएशन टाइम को नहीं बढ़ाएंगे. सो हमारा कॉलेज भी ऐसा ही था. उन्होंने कहा कि वी विल कैच अप. तो हमारी थर्ड ईयर की जो पढ़ाई थी, थर्ड ईयर में यूजुअली क्या होता है कि क्लिनिकल वर्क और प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है बच्चों का डेंटिस्ट्री स्ट्रीम में. एंड हम लोग, क्योंकि थर्ड ईयर हमारा पूरा लॉकडाउन में चला गया, तो उन्होंने कहा कि ओके, अब हम आपको सारा प्रैक्टिकल और जो कुछ भी आपने थर्ड ईयर में भी चीज़ें लाइक नहीं आप प्रैक्टिकली देख पाए, थ्योरेटिकल वर्क जो था हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेते थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क था वो हमारा ये होगा कि आप फाइनल ईयर में सब कुछ कॉम्पनसेट करो. ठीक है. एंड ये भी हो गया कि पहले पहले ये भी हुआ था कि नहीं, थोड़ा सा ढिलाई आ जाएगी, इतना ज़्यादा मतलब कोटा जो होगा, कोटा आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं होगा. एंड वील एडजस्ट एंड दैट्स ओके. फाइनल ईयर में ही हम लोग सब कुछ कॉम्पनसेट करेंगे. ओके. सो फाइनल ईयर जो था वो एक बहुत ही हेक्टिक ईयर था, लेकिन उसमें भी बच्चे, जैसे हर जगह हर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चों ने कोटा पे उतना ध्यान दिया, कुछ बच्चों ने नहीं दिया. मैंने कहा भाई देख लेंगे.
बच्चे भी बड़े धड़ल्ले से रहते हैं। तो एनीवेज जो भी उन्होंने कोटा सेट किया, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं जो भी उन लोगों ने कहा कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए कि आप इतना करिए इतना करिए, यहाँ पे आपका ये लिमिटेशन है, यहाँ पे ये लिमिटेशन है। डेंटिस्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारी स्ट्रीम्स होती है, हर स्ट्रीम का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सो आपको हर डिपार्टमेंट में जाके आपकी 2 महीने की पोस्टिंग लग रही है, किसी में 1 महीने की पोस्टिंग लग रही है, ऐसे करके होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि MBBS की स्ट्रीम्स में होता है, तो डेंटिस्ट्री में भी वैसे ही स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे ऑर्थोडोंटिक्स अलग हो गया, प्रोस्थोडोंटिक्स अलग हो गया, पेरियोडोंटिक्स अलग हो गया, इस तरीके से 8 मेन स्ट्रीम्स होती हैं। एंड उसके अलावा भी आपको कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, यानी MBBS में यूज़ होने वाली स्ट्रीम्स जो हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क जो बेसिक होता है या बेसिक चीज़ें ऑब्जर्वेशन की आपको दिखाई जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ डेंटिस्ट्री वर्क्स। तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ कंप्लीट कर दिया, मतलब जो कुछ भी उन्होंने रिक्वायरमेंट थी उनकी, आई कंप्लीटेड इट ऑल 1 मंथ बिफोर माई फाइनल ईयर एग्ज़ाम। सब कुछ प्रैक्टिकल वर्क एकदम सही, अटेंडेंस जैसा उन्होंने बोला था, अटेंडेंस बिल्कुल ऑन पॉइंट। एंड जो हमारी मतलब लाइक सारी चीज़ें थी, मतलब मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। एंड आई वॉज नाउ हैविंग दिस 1 मंथ टाइम फाइनल एग्ज़ाम से पहले। एंड 4th ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें लगातार 8 एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि ये जो 8 एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के होते हैं, जो आपको आगे जाके मतलब लाइक उनका एक बहुत बड़ा चंक आपके प्रैक्टिकल वर्क में भी यूज़ होता है, आपके क्लिनिक्स में भी यूज़ होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। मतलब ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। एंड जब इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है तो यूजुअली इनमें एक दिन की छुट्टी भी होती है। लेकिन जब मार्कशीट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार कोई छुट्टी नहीं, इस बार 8 एग्ज़ाम्स जो है वो लगातार होंगे। एवरी सिंगल डे यू हैव टू शो अप फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई टेंशन नहीं है मुझे कि इट्स ओके, अगर नहीं भी छुट्टी मिली तो कोई बात नहीं, मेरे पास 1 महीना है एंड आई विल मैनेज। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से जिस दिन मेरी पोस्टिंग्स ख़त्म हुई, हमारे पूरे बैच की पोस्टिंग्स जब ख़त्म हुई, तभी एक नोटिस आता है एंड उसमें ही बोला जाता है कि नहीं, हम लोग जो है ना, जो हमारा डेंटल काउंसिल है उसके ऑफिशियल कोटे को कंप्लीट करेंगे। एंड क्योंकि वो ऑफिशियल कोटा कंप्लीट नहीं है तो सबको आना है और पनिशमेंट वर्क करना है या कोटा का कॉम्पनसेटरी कंप्लीशन करना है, लेकिन वो जो चीज़ थी ना, वो क्या था, अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल डेंटल काउंसिल के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि भाई आपकी एक डिपार्टमेंट में 100 पेशेंट्स होने चाहिए, पेशेंट वर्क आपका 100 होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलो हम 100 पेशेंट तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि भाई पेशेंट लाना या नहीं ले जाना ये कॉलेज की जिम्मेदारी है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन शो अप इन द क्लिनिक्स, ठीक है। वो किया था हमने। भाई मैं दूसरे स्टूडेंट्स का तो नहीं कह सकती, दूसरे स्टूडेंट्स तब भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसा उनका होता है। कुछ बच्चे अच्छे थे, कुछ बच्चे ख़राब थे। आई कैन ओनली टॉक अबाउट मी। एंड मैं आपको ये कह रही हूँ कि भाई मैं हमेशा की तरह इस साल भी मेरी अटेंडेंस एकदम सही थी, राइट। तो ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि पेशेंट कहाँ से आएगा, भाई मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं क्लिनिक्स पे प्रेजेंट थी, राइट। पेशेंट नहीं आए तो उन्होंने कहा कि हम पेशेंट तो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, जो आर्टिफिशियल टूथ होता है आप उस पर काम करो, लेकिन हमें 50 आर्टिफिशियल टूथ पे काम करके दिखाओ। और आपको या हर जो डिपार्टमेंट था उन्होंने ऐसे मतलब किसी ने कुछ बना दी एक्सरसाइज, किसी ने कुछ बना दी। अब इन एक्सरसाइजेस का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दीज आर नॉट रियल पेशेंट्स,
रियल पेशेंट पे जो एप्लीकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। रियल पेशेंट पे और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सिर्फ दांत नहीं होता, आपके मुंह में थूक भी होता है, आपके मुंह में जीभ भी आ रही है। आपको हर पेशेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो हल्का सा डिफरेंट होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एंड इसीलिए आपको पेशेंट वर्क करना ज़रूरी होता है। भाई अगर आप किसी आर्टिफिशियल टूथ को कर रहे हो तो वो एक आइसोलेटेड कंडीशन में है, वहाँ कोई ऐसे इधर उधर के फैक्टर्स नहीं आ रहे। भाई आपने सिंपल सा बना दिया, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, और उससे बच्चा कुछ सीखता नहीं है। बस वो सिंपल सा एक बेसिक वर्क होता है जो आपको सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, लाइक कि तुम्हें बेसिक हमने सिखा दिया एंड नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन पेशेंट। ठीक है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें तो मतलब कम से कम ऑब्लिगेटरी तो दो, है ना। तो अब ये हम लोग का वो शुरू हो गया कि यार दिस इज़ सो इरिटेटिंग, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका क्लिनिकल वर्क में कोई काम नहीं था, वो भी हमें करना था। एंड उसके लिए जो मटेरियल था सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग उसको हटा चुके थे, लेकिन हमें अब फिर से वो मटेरियल खरीदना पड़ रहा था एंड ऑल दैट। बट चलो ठीक है, मैंने सोचा कि भाई पूरे बैच में हो रहा है, पूरे बैच में सभी बच्चे कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो इट्स फाइन, आई विल ऑल्सो डू इट। इतना ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। उसमें भी ऑब्वियसली पूरा बैच जो था वो एनरिच था, पूरा बैच इरिटेटेड था। ठीक है, लेकिन किसी ने मतलब सब लोग अपने व्हाट्सएप पे, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। मतलब कुछ कुछ का गुस्सा इतना फ़नी लग रहा था, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो अपनी रंगीन भाषा में चीज़ें कहते हैं, है ना। और मतलब फ़नी भी थी, लेकिन लाइक सब लोग, एवरीबडी वॉज कोपिंग, सब लोग इरिटेटेड थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी वाली सिचुएशन थी, तो किसी ना किसी तरीके से आ रहे थे। और उसी बीच में हम लोग को ये भी पता चला कि हमारा जो कॉलेज है वो शायद जो है अपनी यूनिवर्सिटी को या तो चेंज कर रहा है, और समथिंग इज़ हैपनिंग, लाइक कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, या कुछ हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से कुछ लोग आने वाले हैं। तो यूजुअली होता था कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे तैयारी करना चाहते थे, तो जो लाइक यूजी वाले बच्चे होते थे वो क्लिनिक्स में आना बंद कर देते थे, राइट। एंड पेशेंट वर्क जो था वो पीजीज करते थे। तो उससे क्या होता था कि पीजीज पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट करने हैं, क्योंकि आपकी भाई अब थ्योरेटिकल वर्क ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है 100%। अब आपको बस अपना अलग अलग केसेस, अलग अलग सिनेरियोज पे आपको पेशेंट करने हैं। तो पूरे साल भर क्या होता था कि सारे जो पेशेंट्स थे वो यूजीज लेते रहते थे, अंडर ग्रेजुएट्स जो थे वो लेते रहते थे कि भाई हमको चाहिए सर, हमको चाहिए, हमारा काम नहीं कंप्लीट हुआ। लेकिन ये जो टाइम होता था उसमें होता था कि भाई पीजीज ले लेंगे सारे पेशेंट्स। ये जो एग्ज़ाम के पहले वाले टाइम होते थे जिसमें बच्चे नहीं आते थे या बच्चे आना बंद कर देते थे, तो उससे क्या होता था कि उनके लिए भी उनका जो कोटा होता था वो भी कंप्लीट हो जाता था। सो इट वाज लाइक दैट, राइट। लेकिन इस बार क्योंकि वो इंस्पेक्शन होने वाला था, तो वो चाहते थे कि बच्चे छुट्टी पे ना जाए, तो उन्होंने हम लोगों को क्या दे दिया, हम लोगों को आर्टिफिशियल सिनेरियोज पे और आर्टिफिशियल टीथ पे वर्क करने को दे दिया, या फिर कोई बिल्कुल ही लाइक बेकार सी एक्सरसाइज दे दी जो फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में कर रहे हैं, कि मिट्टी से बनाओ या आर्टिफिशियली ये बनाओ, वैक्स से बना के दो, और आर्टिफिशियल टीथ वहाँ से ख़रीद के लाओ, या फिर एक काम करो आपको इतने फाइलें भरनी है। मतलब ऐसे लाइक बेतुकी चीज़ जिनका एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं है, बस वो ऑब्लिगेटरी वर्क है, और कोटा के नाम पे ऑब्लिगेटरी वर्क है कि वो करो, क्योंकि आपने अपना कोटा नहीं कंप्लीट किया है। सबसे जो इरिटेटिंग बात थी वो ये थी कि आप ठीक है, आप ये कह रहे हो कि हमने अपना कोटा नहीं कंप्लीट किया है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग तो आए हैं ना, वी वर देयर एवरी सिंगल डे। जब आपकी पोस्टिंग थी हम आ रहे थे, हमारा अटेंडेंस कंप्लीट था। तो अब भाई पेशेंट प्रोवाइड करना आपका काम है, हमारा काम तो है नहीं।
हम तो वहाँ पे शो अप ही कर सकते हैं ना। हम पूरे लाइक गांव देहात सड़क शहर जा जाके पेशेंट इकट्ठा करके खींच के तो नहीं लाएंगे ना अपनी क्लिनिक्स में। वो कॉलेज में कैसे आ रहे हैं पेशेंट, या कॉलेज अपने आप को कैसे प्रमोट कर रहा है कि नहीं भाई आइए, या क्या कर रहे हैं वो, भाई वो उनकी जिम्मेदारी है। या कोई पेशेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, भीड़ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, वो उन लोग की जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। एंड हाँ, उस टाइम पे एक ये भी चीज़ थी कि यू नो पेशेंट्स भी ज़्यादा नहीं आना चाहते थे। हर कोई लाइक इलाज कराने के लिए ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहता था, बिकॉज़ वो कोरोना कोविड वाला जो एक माइंडसेट था वो अभी भी था कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना लग जाए, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा मत जाओ, है ना। तो वो वाली चीज़ थी, तो उससे भीड़ शायद थोड़ी और कम हो गई थी। लेकिन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस बिकॉज ऑफ दैट, बट और उसमें मैं देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो उसमें भी झूठ बोल देते थे, घपला कर दे रहे थे, पूरा धांधलेबाजी चल रही थी। सब तरफ से धांधलेबाजी चल रही थी। कोई जो है ना झूठ में अपने वर्कबुक में साइन कर दे रहा था, टीचर्स के झूठे साइन कर दे रहा था कि नहीं नहीं मैम हमने तो 25 पेशेंट किए थे, जबकि उसने 10 ही पेशेंट किए थे, लेकिन खुद ही से लिख के खुद ही से साइन करके कि मैम देखिए हमारे पास है लाइक हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने 25 पेशेंट किए थे। या फिर ज़्यादातर हो रहा था कि लोग जो है ना क्या कर रहे थे, चीज़ें रोटेट कर रहे थे कि यही काम ये करके दिखाएगा, और अगर मान लो कोई बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप है तो यही काम इसने दिखाया, ऐसे कर के सब कर रहे थे। बट मेरे पास मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप भी नहीं था। एंड मेरा जो फ्रेंड ग्रुप था वो हम सभी मतलब लाइक हम लोग थोड़े थे, मतलब ऐसे कि ठीक है यार कर लेते हैं, हम लोग को इतना घपला वपला और रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, कर देंगे कोई बात नहीं। एंड मैं पर्सनली मैं खुद ऐसी थी कि मुझे अपना काम इतना अच्छा लगता था कि मैं चाहती नहीं थी कि मेरे काम का कोई क्रेडिट ले। पहली बात तो बस मुझे अपना काम करना नहीं अच्छा लगता था। अगर मान लो नहीं भी अच्छा है, अगर गलती भी है उसमें, मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे अपने काम का जो भी, अगर गलती भी है अगर अच्छा भी है, कुछ भी रीज़न है, कुछ भी जैसा भी है, दैट इज़ माई वर्क। एंड मैं जाके अपना काम दिखाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी। ना मुझे किसी का काम लेना पसंद है, ना मुझे किसी का काम देना पसंद है। मुझे ये ईमानदारी से चीज़ें करना अच्छा लगता है, राइट। सो मैं ये सब नहीं करती थी। एंड सच कहूँ तो कई बार इरिटेशन में मन भी करने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आई जस्ट डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे ये ऐसा झूठ बोलना, रिस्क लेना ये भी नहीं पसंद है, और टीचर से झूठ बोलना नहीं पसंद था बिल्कुल भी। मतलब मुझको नहीं अच्छा लगता था कि मैं किसी टीचर को ऐसे झूठ बोलूँ, नहीं अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सो हुआ ये कि फिर लास्ट में क्या हुआ कि फाइनल ईयर से जस्ट 2 हफ्ते पहले एक डिपार्टमेंट था, उसने हमें बुलाया, और उन्होंने बुला के उन्होंने कहा कि भाई आपने जितने पेशेंट्स किए हैं वो आप लिखा दीजिए। फिर से वही घपला चला, लोगों ने खूब झूठ बोला कि हमने इतने किए हैं, हमने इतने टीथ पे वर्क किया, हमने इतने रियल लाइफ टीथ पे वर्क किया। 90% बच्चों ने झूठ बोला, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई ठीक है, मेरे पेशेंट्स उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट मेरी वजह से नहीं हुए हैं। मैं हर रोज़ मेरी 100% अटेंडेंस है उस क्लिनिक पे, ठीक है। मैं हर रोज़ गई हूँ, और मैं हर रोज़ जाती थी। मैं इनफैक्ट बोलती थी मैम से कि मैम पेशेंट नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कहते थे भाई हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट नहीं आया, ऐसे करके। मेरे ओके फाइन, तो हम हर रोज़ जाते थे, नहीं आता था पेशेंट, फाइन। तो भाई मैंने सच बताया कि मेरे इतने पेशेंट हुए हैं, एंड उन्होंने एक लिमिट रख दी कि जिन लोग की इतने से कम टीथ वर्क हुआ है या इतने कम पेशेंट हुए हैं, उन्हें एक आर्टिफिशियल सेटअप बनाना है। अब ये जो एक्सरसाइज है,
ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मतलब इरिटेटिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये ऐसा काम नहीं है जो आपका थोड़े समय में हो जाएगा। तो जब उन्होंने ये चीज़ कही और उसमें मेरा नाम आ गया, तो मैं पहले थोड़ा सा इरिटेट हो गई एंड मैंने मैम से कहा कि मैम आप इस वक्त, सिर्फ मैंने इतना बोला, ठीक है, मैंने कहा मैम आप इस वक्त कैसे कह सकते हैं, आप लाइक एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मैम, हम लोग तो आए हैं। बस मैंने इतना बोला, दैट्स इट। मतलब थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला। अभी मेडिकल फील्ड में क्या होता है ना, सबकी इतनी बड़ी बड़ी ईगो होती है, इतना मतलब इतना वो हाई लेवल अपने आप को समझते हैं कि वी आर अ डॉक्टर, वी आर, मतलब कि उसमें हायरार्की बहुत मायने भी रखती है। एंड मैं भी ये मानती थी, सच बोलूँ तो मैंने अपनी तरफ से हर टीचर को मैं हमेशा ये सोचती थी कि भाई उन्होंने चाहे देखा है नहीं देखा, उन्होंने चाहे नोटिस किया है नहीं किया, मैं अपनी तरफ से हर टीचर को लाइक हमेशा आई वुड ग्रीट देम। जो भी वो कहते थे मैं उनकी बात समझती थी, सुनती थी, एंड आई यूज टू बी लाइक रियली रियली रेस्पेक्टफुल टू ऑल द टीचर्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको भी समझना चाहिए कि भाई बच्चे भी इंसान होते हैं, एंड हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम आपके नज़रिए से बड़ी ना हो, लेकिन उस बच्चे के नज़रिए से उसकी प्रॉब्लम बड़ी है। आप 2 हफ्ते पहले एक ऑब्लिगेटरी एक्सरसाइज दे रहे हो जिसका रियल पेशेंट में ज़्यादा काम नहीं आने वाला। इसी इसी एक्सरसाइज के बारे में मैंने कहा था कि ये जो एक्सरसाइज थी वो एक्चुअली जो है ना एक डेंटल टेक्नीशियन करता है रियल लाइफ की क्लिनिक में। जो डॉक्टर होता है, जो डेंटिस्ट होता है, एक्चुअली वो करता भी नहीं है। ठीक है, एंड मैंने सेकेंड ईयर में आई वॉज एन एक्सपर्ट इन दिस, एंड मैंने अपने सेकेंड ईयर में, जैसे बाकी सब बच्चों ने जैसे 7 सेटअप बनाए थे, किसी ने 8 सेटअप बनाए थे, मैंने उस एक्सरसाइज के 12 सेटअप बनाए थे। ठीक है, मैंने उसमें इतना काम किया था कि, और इतना समय पे मैं उसको काम करती थी, जबकि लोग वहाँ पे भी बहुत भगाते थे, बहुत ज़बरदस्ती का भगाते थे। क्या करते थे, उसमें 6 सेक्शंस हैं, ठीक है, और उसको एक लाइन में करना होता है, मतलब एक उसका एक सीक्वेंस होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 लेट्स से उसका एक सीक्वेंस है करने का। तो मान लो अगर आपने 6th सेक्शन में कोई चीज़ करी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर आपको 3rd सेक्शन में कोई चीज़ चेंज करनी है तो हो सकता है कि आपको फिर उससे पहले, उसके बाद फिर 4th 5th 6th सारे सेक्शंस के जो टीथ हैं उनको दोबारा से अरेंज करना पड़े, क्योंकि भाई वो दांतों के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने इस जगह से दांत को हिलाना है, अगर आपने हिलाया तो फिर उसके पीछे के जितने टीथ हैं जो उनसे एकदम चिपके हुए लगे हुए थे, उसे भी तो आपको हल्का हल्का पीछा करना पड़ेगा ना, उनके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी, तो आपको फिर से सारे दांत हटाने पड़ेंगे। तो टीचर्स क्या करते थे कि ये नहीं कि भाई जो है, मतलब आपने जो फर्स्ट सेक्शन की गलती है, फर्स्ट सेक्शन में आपने पूरा सब कुछ करेक्ट कर दिया और उसके बाद चेंज किया, कि सेकेंड सेक्शन 3rd सेक्शन, क्या करेंगे वो कि अच्छा चलिए ठीक है, फर्स्ट सेक्शन सही है, आप सेकेंड पे पहुंच गए, आप 3rd पे पहुंच गए, आप 4th पे पहुंच गए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, मान लो आप 5th सेक्शन पे पहुंच गए उसके, है ना, 5th स्टेप पे पहुंच गए, फिर वो जाके क्या कहने लगेंगी कि वैसे देखने में ना ये फर्स्ट सेक्शन भी ना ठीक नहीं लग रहा, तुम एक काम करो, तुम यार ये इसका ना ये दांत हल्का सा ऐसे करके देखो। अरे अब अगर मैंने फर्स्ट सेक्शन हिलाया तो अब फर्स्ट सेक्शन से मुझे फिर से 6 सेक्शंस तक सारे दांत बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी, एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होता है, तो उसको वैक्स पे सेटअप किया जाता है। तो वही वैक्स पे जब आप चीज़ें सेटअप करते हो तो आप जब उसको मेल्ट करोगे तो सारे आसपास के दांत भी पिघल जाएंगे जो आपने सेटअप किए थे उन पे, वैक्स पे। एक तो ये चीज़ होती है, इस पे आपको प्रिसीजन और उस पर आपको महारत हासिल करनी होती है कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, लेकिन सबसे इरिटेटिंग बात ये लगती थी कि कई बार टीचर्स क्या होता था, उस पर
बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि कई बार क्या होता था कि टीचर्स पहले यहाँ से उन्होंने 4 सेक्शन तक कर दिया, उसके बाद कई बार खुद ही भूल गए कि हम ही ने तो कहा था ऐसा करने के लिए, हिला के देखने के लिए। फिर उसके बाद फिर से कह रहे नहीं यार एक काम करो तुम, इसको ना ऐसे की जगह ऐसे दांत को हिला के देखो। अब भाई हिला के देखेंगे, अब आप उसको लेके जाएंगे, वो कहेंगे देखिए ऐसा कुछ मत करना, बस एक काम करो तो ये दो हिला देना, बाकी सब ठीक ही लगेगा। लेकिन जब वो लास्ट में देखे जाएंगे देन दे आर लुकिंग फॉर परफेक्शन। तो जब वो परफेक्शन देखना चाहेंगे तो वो कहेंगे नहीं यार जब ये 2 दांत है तो इसके बगल में ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही नहीं है, ठीक करके लाओ। तो आपका काम बढ़ गया। एंड सेकेंड ईयर में क्या होता है, बच्चे सीख रहे होते हैं, तो भाई ठीक है यार, कुछ आप ये सोच लेते हो कि चलो हम सीख रहे हैं, कुछ आप ये सोच लेते हो कि यार हमें कोटा कंप्लीट कराना है, चीज़ें हमें करनी भी है, सीखनी भी है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है, कर लेते हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक ये माइंडसेट देते हैं कि चलो भले ही डेंटल टेक्नीशियन आपको करके देगा, जब बाद में हमें पता चला। ठीक है, पहले तो हमें पता भी नहीं चला, पहले नहीं, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बच्चों में से किसी को नहीं पता है। बट बच्चे क्या थे ना, बच्चे अपने सीनियर्स वगैरह की खूब चापलूसी कर करके वहाँ पे 10-10 घंटा वहाँ से गप्पे खा के जब दोस्ती करते थे उन लोगों से, तो थोड़ा बहुत सीनियर्स बता देते थे। मेरे अंदर ऐसी वाली चीज़ थी नहीं, मैं मतलब सीनियर्स को भी वही सेम रिस्पेक्ट देती थी। बट आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक दैट कि यार ज़बरदस्ती के गप्पे हाँक रहे हैं, मतलब आई डोंट लाइक दैट। आई डोंट लाइक कि ज़बरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं, जब आप किसी को जानते नहीं, मतलब उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मैं ऐसे झूठी चीज़ें ये सब ऐसा नहीं करती, आई डोंट लाइक दैट। मुझे कम लोग पसंद है लेकिन सटीक लोग पसंद है, मतलब कि भाई ये मेरी फ्रेंडशिप है एंड मुझे काम की चीज़ों के बारे में बात करना पसंद है। ऐसा नहीं है कि हमने मस्ती नहीं की, जो मेरा एक छोटा फ्रेंड ग्रुप था उनके साथ मैंने इतना हम लोग हंसते थे, इतना हम लोग बातें करते थे, बट आई जस्ट आई एम अ स्मॉल ग्रुप पर्सन। मैं हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं दे सकती और ना ही देना चाहती हूँ, राइट। तो लेकिन धीरे धीरे बाद में जाके हमें ये चीज़ जब पता चल गई कि यार ये काम तो असल में हमें क्लिनिक में काम नहीं आने वाला है, तो फिर लेकिन एक ये चीज़ आ गई कि ठीक है भले ही हम लोग ये काम एग्जैक्टली नहीं करेंगे, लेकिन अंत में पेशेंट को हमें डिलीवर करना है, तो उस टेम्परेरी सेटअप को परमानेंट होने से पहले हमें ही तो उसे एग्जामिन करना होगा। और अगर हम एक्सपर्ट नहीं होंगे इस काम में तो हम उस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे ढंग से, राइट। तो ये जो हमें लॉजिक था समझाया गया, हमने कहा ठीक है भाई। तो फिर मैं मेहनत करती रही। मैंने 12th में मैंने अपने सेकेंड ईयर में 12 सेटअप बनाए। ठीक है, किसी बच्चे ने नहीं बनाए थे सिवाय मेरी रूममेट जो थी, वो भी एक बहुत ही मेहनती लड़की थी और प्रैक्टिकल में उसका हैंडवर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो मी एंड माई रूममेट वर दी ओनली पीपल जिन्होंने पूरी मेहनत से वो काम किया था, अदरवाइज नो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आई हैड डेफिनेटली पेड माई ड्यूज़। ठीक है, और उस जो अब टीचर आई थी वो नई टीचर आई थी। ठीक है, उसने 3rd ईयर में ज्वाइन किया था, सो शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट 2nd ईयर तक हमने क्या किया क्या नहीं किया। उन्हें 3rd ईयर में ज्वाइन किया था। तो अब वो ये कह रही थी कि भाई तुम लोग एक काम करो, एक एक सेक्शन मुझे करके दिखाना। अब भाई एक एक सेक्शन छोटे बच्चे की तरह, यार हमारे 8 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हमारा कोटा वर्क और ये इतना सारा भर गया था, तो हम लोगों ने कुछ प्रिपेयर नहीं करा था। मैं अपना ये बताऊं कि मैंने सुपरफिशियली चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन एक वो चीज़ होती है ना कि एग्ज़ाम से पहले आपको हर चीज़ रटी हुई होनी चाहिए। अब ये टाइम आ गया था कि अब मुझे टाइम दे के उसको रटना था, मतलब याद करना था। ठीक है, एंड लोग कहते भाई रटने के अलावा नहीं, आप समझ लीजिए, नहीं, कुछ चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, आप लॉजिक समझ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो
सच में यू शुड रिमेंबर, आपको एग्जैक्टली चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, और आपको उन्हें बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको एकदम सटीक तरीके से याद हो। और वो जो रटने वाला जो चीज़ें थी, रटने वाला जो सेक्शन था, वो मेरा बचा हुआ था। वाई? बिकॉज माई होल ईयर हैड बिन वेरी वेरी बिजी एंड मैंने बस नहीं किया। मैं ये आई गेस कुछ भी कह लीजिए, मेरी गलती है या जो भी है, बट मुझे लग रहा था कि मैं लाइक मैं सिस्टमैटिकली चल रही हूँ कि अब मैं ये कर चुकी हूँ, ये कर चुकी हूँ, मेरे पास अब ये समय है एंड अब मैं इसमें ये कर लूँगी। वो मुझे समय मिला नहीं था, तो आई वॉज काइंड ऑफ इन अ पैनिक मोड कि यार अब 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं, ठीक है, एंड कैसे हम फेस करेंगे, क्योंकि इस बार 8 एग्ज़ाम्स जो है वो लगातार हैं। सो मैं थोड़ा सा झुंझला गई एंड मैंने उनसे थोड़ा सा हल्की सी ऊंची आवाज़ में बात कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनको इतनी ज़्यादा ईगो पे लग गई, तो बस उसके बाद वो उन्होंने कहा हर्षा डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, ऐसे। मैंने कहा ठीक है, सॉरी मैम, सॉरी। और मैंने उसी वक्त मैं जब हल्का सा मैंने अपने आप को काम डाउन किया, मैंने उनसे दिल से जाके मैंने सॉरी बोला कि सॉरी मैम, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है एंड मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू डिसरिस्पेक्ट यू, और मैं बस थोड़ा सा पैनिक कर गई थी, बट आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसी वक्त, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने 1 घंटा बाद या 1 दिन बाद 2 दिन बाद, नहीं, मैंने उसी वक्त मतलब 2 मिनट बाद ही जाके मैंने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया। बस एक ये चीज़ होती है ना कि आप जब कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं तो आपके मुंह से पैनिक में थोड़ा सा ऊंची आवाज़ निकल गई यार, लाइक वॉल्यूम हल्का सा, ठीक है। बट उस टाइम पे तो उस टीचर ने बोला हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर क्या हुआ, सारे उन्होंने वो बच्चे इकट्ठे करे जिनका अटेंडेंस बिल्कुल 0 था या नालायक थे या जो डिज़र्विंग नहीं थे या जो भी थे। 1-2 बच्चे उन्होंने कम उसके पकड़ लिए, ठीक है, एंड उस पर उन्होंने क्या लगा दिया, उन्होंने एक प्रेशर लगा दिया कि अगर तुम नहीं आए, तुम लोगों ने ये चीज़ नहीं दिखाई, तो हम तुम्हारी सप्ली लगा देंगे, ठीक है। हमारे कॉलेज में ये एक चीज़ बहुत चलती थी, ये धमकी जो थी ना, ये मैं आप लोगों को ओपनली बता रही हूँ, वो लोग ना ये धमकी लगा देते थे हर चीज़ पर कि हम तुम्हारी सप्ली लगा देंगे, हम तुम्हारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, मतलब हम तुम्हें एग्ज़ाम में फ़ेल कर देंगे एंड फिर तुम्हें उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि सप्लीमेंट्री देना पड़े। मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं मम्मी पापा क्या कहेंगे, ये है वो है। तो ये जो एक तलवार उन्होंने सर पे लटका दी ना, एंड उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बुला के बताया कि हर्षा सप्ली लग जाएगी, आना है। एंड द फनी थिंग इज़ कि जो बाकी बच्चे थे ना, वो इतना केयरफ्री रहते थे। उन्होंने कहा यार देखा जाएगा, आप सप्ली लगेगी, ठीक है यार देखा जाएगा, जो भी है हम देख लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे थे उन्होंने वहाँ रिस्क लिया कि यार ऐसा है, हम जो है अपनी तरफ से कैसे भी करके 2-2 3-3 दिन में आ जाएंगे 2 मिनट के लिए और हम देख लेंगे, सप्ली लगेगी तो लगेगी। एक बच्चा था जो पढ़ने में ईमानदार भी था, अच्छा भी था, है ना, लेकिन उसने भी वो रिस्क ले लिया कि यार मैं नहीं आने वाला, मैं चाहे जो हो जाए मैं नहीं आऊँगा, ये है ऐसा, ठीक है, मेरी तो सप्ली लगा दें, जाए भाड़ में, सप्ली लगा दें, जो करना जिसको करे। मैं नहीं थी ऐसी, तो मैं गई। तो लेकिन मुझे लगा था कि यार, क्योंकि वो जो बच्चा था ना, जो दूसरे बच्चे थे, वो टीच सेटअप जो था वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, वो कर ही नहीं पाते थे। तो उन्हें पता था कि भाई हम जाएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना, तो वो हमें घुमाती रहेगी। लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इस बात का भी था कि यार मैं तो ये चीज़, मतलब मैंने इतनी उस चीज़ पे
हैंडवर्क पे महारत हासिल कर ली थी, मैं आपको इतना बताऊं, ठीक है। मुझे इतना मेरा हैंड सेट था कि मैं उस काम को 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कर सकती थी। कंप्लीट वर्क को, टीथ अरेंजमेंट को मैं कर सकती थी। तो बस एक था कि टीथ अरेंजमेंट से पहले का आप पूरा सेटअप दिखा दो, और फिर उसके बाद था मेरा कि मैं उनको 3 घंटे में करा के दे दूँगी। पहले जब ये एक्सरसाइज जब शुरुआत हुई थी तो 3 महीने तक भी ये काम नहीं कर पाते थे लोग। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 होता कम, यही टाइम होता है एक्चुअली तो, कि आपको टीथ अरेंजमेंट में आपको भाई 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और डेंटल टेक्नीशियन सच में ऐसा करते भी हैं। इसमें सही में देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसी काम के लिए सोचिए वो लोग 3 महीने तक दौड़ाते थे एक ही काम के लिए। एंड फिर वो लोग धीरे धीरे करते करते होता गया कि चलो ठीक है अब 2 हफ्ते में कर देंगे। फिर होता गया कि अच्छा ठीक है आपने 4 दिन में पास करा लिया, फिर 2 दिन में पास करा लिया। और धीरे धीरे करते करते जो एग्ज़ाम होता है उसका, वो भी यही होता है कि आपको टीथ अरेंजमेंट जो करना है वो एक एग्ज़ाम में करना होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 2.5 घंटे का ही समय मिलता है। एंड हमने वो सारे एग्ज़ाम दिए थे। तो अब भाई क्योंकि हम फाइनल ईयर में थे ना यार, हम तो पास आउट कर चुके थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं 2.5 घंटे में कर देती हूँ जो भी है। मतलब पहले तो मैं इस बात के लिए इरिटेटेड थी कि यार ये लोग कह रहे हैं इस तरह की एक्सरसाइज को, ये भी अगर छोटी मोटी ऑब्लिगेटरी एक्सरसाइज दे देते। अब इसका सामान ही इतना सारा होता है, सेकेंड ईयर में इस एक्सरसाइज का सामान इतना ज़्यादा होता है। लेकिन इसलिए मैं इरिटेटेड थी, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इस टीथ अरेंजमेंट को 2 घंटे में कर दूंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने वही काम करना शुरू किया। शी स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक अ सेकेंड ईयर। यार वो मुझे क्या, ये क्या करके ले आई हर्षा, ये तुम क्या करके ले आई, ये तो बहुत बेकार है, तुम जाओ इसको पहले दांत से एक एक दांत आप मुझे सेटअप करके दिखाइए, एक एक दांत छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे ए दिखाओ कि ए ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, सी ऐसे बनता है, इस तरीके से शी स्टार्टेड लाइक काइंड ऑफ हैरेसिंग मी, ठीक है। एंड अब मैं वापस जा रही हूँ, मुझे दिख रहा है पूरा हॉस्टल पढ़ रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ सीढ़ियों पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, सब जो है ना, सब ने, जो बच्चे जिन्होंने घपले में झूठे अपने पेशेंट बढ़ा दिए थे, जिन्होंने काम करा नहीं था, सारे साइन वाइन झूठे करके दे दिए थे, वो सब बच्चे अपना आराम से प्रिपेयर कर रहे एग्ज़ाम के लिए, चिंता रहित। उनका उनका उन भाई जब जब रिकॉर्ड ये थे ना, तो ये लोग अपने पास भी रिकॉर्ड्स रखते थे, लेकिन उन लोग के पास जब वेरीफाई करने का टाइम आया, भाई तुमने अपने रिकॉर्ड्स क्यों नहीं चेक किए, नहीं किए तुमने अपने रिकॉर्ड, सब झूठ बोल के जय अपना कुछ भी, मतलब आड़ा तिरछा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, है ना, कोई आ ही नहीं रहा है, किसी ने पनिशमेंट के बाद भी नहीं आ रहा है, कुछ भी करके सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब अपना तैयारी कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पे, छोटे बच्चे की तरह मैं एक एक दांत लगा लगा के, एक एक दांत लगा लगा के वहाँ पे सेटअप दिखा रही हूँ। कभी वो कह रही है कि ये छोड़ दो, ये इससे पहले ना तुमने जो काम किया ये भी बहुत गंदा है, ये भी कर तोड़ के लाओ, पीओपी लगा के लाओ, इस पर तुम्हारा वैक्स ही अच्छा नहीं है। मतलब मुझे सामने से दिख रहा है कि नहीं यार एकदम चमक रही है ये चीज़, नहीं यार ये तो एक आप ही गलत कह रहे हो, ये सही है, ये मेरा काम सही है। इनसे जो पिछली टीचर गई थी, शी वॉज सो हैप्पी विद मी। वो मुझसे कहती थी कि हर्षा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ सीख ली है। एंड देन ये टीचर, मतलब और सबसे इरिटेटिंग बात मुझे इस टीचर की ये लगी कि यार ये टीचर को ज़्यादातर बच्चे नहीं पसंद करते थे, तो लेकिन मैं एक इकलौती हमारे बैच में बच्ची थी जो इस टीचर को डिफेंड करती थी बाकी स्टूडेंट्स के सामने कि नहीं यार ये इन्होंने, एक बूढ़ी टीचर है, कई सालों बाद, लाइक ये टीचर जो आई थी, इन्होंने कई सालों से नहीं पढ़ाया था, तो जब भी कोई टीचर इन्होंने लाइक नौकरी ले रहा है तो वो उसी पढ़ाई के दौरान ही, मतलब उन लोगों को चीज़ें याद होती है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जो रिवाइज करने वाली चीज़ें होती हैं वो उसी दौरान ही इन्होंने लाइक पढ़ाते पढ़ाते ही उन लोग का दोबारा से रिवाइज हो जाता है। एंड फिर वो अगले साल से या उसके अगले साल से एकदम सही हो जाता है, मतलब उनका सब कुछ रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो जब वो शुरू में आती थी वो इतना अटकती थी, कुछ भी लाइक ऐसे अड़गम बड़गम शड़गम अपने लेक्चर में कुछ भी, मतलब लाइक
हिचकती थी, कभी कुछ बोल देती थी, कभी कुछ बोल देती थी। सो मैं कहती थी कि नहीं नहीं ये वाली मैम भी अच्छी हैं, उनको भी आई एम श्योर बहुत नॉलेज होगी यार, उन्होंने शी इज़ सच एन एज्ड टीचर, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत तगड़ा होगा। एंड बस वो बोल ही तो नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं, वो तो शील कैच अप राइट। तो मैं उनको डिफेंड करती थी। जो जितनी एक्सरसाइजेस थी, जो फाइनल ईयर की 4th ईयर की एक्सरसाइजेस थी, और जो 3rd ईयर वाली एक्सरसाइज जो फाइनल ईयर में करते थे, उसमें सब बच्चे घपला करते थे, लेकिन मैं उनकी एक एक चीज़ जैसे वो बताती थी वैसे मैं सीख के जाती थी, वैसे मैं करती थी सेम चीज़। ठीक है, मैं मतलब कोई बच्चा उनको उतना नहीं पसंद करता था, मैं उनको जैसे ही हर एक टीचर को सम्मान देना चाहिए मैं उनको देती थी। सो मुझे रिक्वायरमेंट थी कि यार इस टाइम पे ना, अगर मान लो एक बार को मान लेते हैं कि मैं गलत चीज़ दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, क्या ये समय है इस चीज़ को सिखाने का? इज़ दिस द टाइम? आप मुझे एग्ज़ाम के बाद ना, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आप मुझे बुला लो कि हर्षा आपको ये बेसिक्स नहीं आते हैं मेरे हिसाब से, आप आओ, आप एक्स्ट्रा क्लासेस लो मुझसे, आप सीखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ये बेसिक्स आते हैं मेरे हिसाब से। मैं पूरा दिन बैठने को तैयार थी। आप मुझे 4 महीने बुलाते हैं ना, 3 महीना मुझे कहते कि आप घर मत जाओ, फाइनल ईयर के बाद, फाइनल ईयर इंटर्नशिप के बीच में जो समय है, आप घर मत जाओ, आप यहीं रहो, मुझे आपको ये चीज़ सिखानी है। अगर आप मुझे ये भी कह देते मैं रुकती। लेकिन इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे, जहाँ पे मतलब अगर आप फाइनल ईयर में जो है ना फेल अगर आप हो गए, देन आपकी पूरी जो फाइनल मार्कशीट है वो नहीं बनेगी, यू विल नॉट गेट योर डिग्री। ठीक है, और इस बार क्या हो रहा था कि 8 एग्ज़ाम लगातार हो रहे थे, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। ठीक है, आपको उस वक्त मेरी बात समझनी चाहिए थी, बट नहीं, वो टीचर को सिर्फ अपना जो उसका एक अहम या उसका एक जो ईगो हर्ट हो गया था ना, उसको सिर्फ उस चीज़ की पड़ी हुई थी। दैट्स ऑल शी केयर्ड अबाउट, राइट। एंड उसने मुझे सेकेंड लास्ट डे तक, मतलब मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे 8 सब्जेक्ट्स के। एंड उसने मुझे किस दिन छोड़ा? फ्राइडे को। एंड उससे पहले वो मुझे सुबह बुला लेती थी कि आ जाओ हर्षा, आज कंप्लीट कर लेंगे। मुझे ऐसे गुमराह करती थी, कहती थी कि हर्षा आप आइए, आज हम कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। आपको पता नहीं आप कैसे क्या सीख के आई हैं, मतलब मुझे ऐसे बोलती थी यार। एंड मैं बता रही हूँ, पूरी क्लिनिक्स खाली, सब कुछ खाली था उस टाइम तक ना, क्योंकि टीचर्स जो बाकी डिपार्टमेंट से उन्होंने भी जाने दे दिया था, हर किसी ने जाने दे दिया था कि भाई ठीक है, जो ऑब्लिगेटरी वर्क जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने करने को कहा है, हमने वो भी भाई करा लिया भाई जो भी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया, उन लोगों ने माफ़ कर दिया, कि जबकि वो चीज़ मुझे गलत लग रही थी कि यार ये क्या है, कि मतलब जहाँ पे भाई जो मैंने काम कर दिया था वहाँ पे जाके कुछ बच्चे ऐसे थे दूसरे डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट्स जहाँ पे अब, लेकिन ये देखो किस्मत की बात है, ये इत्तेफाक की बात है कि जिन डिपार्टमेंट में मेरा काम कंप्लीट था, मतलब कंप्लीट एज इन ऐसा वर्क वहाँ पे करा रहे थे जहाँ पे पेशेंट वर्क नहीं था, वहाँ पे वो लोग एक्सरसाइजिंग वर्क ही उनका कोटा होता था, तो वहाँ पे मेरा कंप्लीट था। तो लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बच्चे थे वो पूरा गुट निकाल के कि सर प्लीज़ हम लोग कैसे करेंगे, सर प्लीज़ समझ लीजिए, तो जाने दिया उन लोगों ने, माफ़ कर दिया कि ठीक है आप जाइए। तो लेकिन वो चीज़ हम क्या ही कह सकते हैं भाई, हर डिपार्टमेंट की अपनी फैकल्टी है, और भाई ये किस्मत की बात है, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हर बैच में से छोटे छोटे ग्रुप होते थे एंड हम लोग रोटेशन में काम करते थे। तो अब ऐसा हो सकता है कि कुछ 6 बच्चों का जो ग्रुप है, उन लोग की जिस टाइम पे पोस्टिंग लगी, उस टाइम पे याद है आपको, जो 2 महीने की छुट्टी भी हो गई थी, या उस टाइम पे कुछ हो गया ऐसा कि ये काम लग गया, वो काम लग गया, उस टाइम पे उनका काम नहीं कंप्लीट हुआ और हमारे ग्रुप का कंप्लीट हो गया, या हमारे ग्रुप में मेरा कंप्लीट हो गया, जो भी बच्चे हैं, मतलब कि ऐसे हो रहा था। तो अब ये हर डिपार्टमेंट का अपना इंडिविजुअल डिसीजन था, तो भाई जिस डिपार्टमेंट में या जिस काम में मेरा कंप्लीट था, उसमें वो लोग इत्तेफाक से जिन बच्चों का नहीं कंप्लीट था उसका माफ़ कर दे रहे थे। जिस डिपार्टमेंट में मेरा चीज़ नहीं कंप्लीट थी, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था कि वो लोग स्ट्रिक्ट थे। लेकिन जो भी था,
हर डिपार्टमेंट ने ये कर दिया था कि भाई हम बच्चों को भी पढ़ने का समय देंगे, हम इतने भी ऐसे नहीं बनेंगे। हर डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया था। लाइक 1.5 हफ्ते पहले उन्होंने सब बच्चों को जाने दिया था कि यार इस बार सच में बहुत हेक्टिक हो रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस बार सच में फाइनल ईयर भी आसान नहीं था। फाइनल ईयर में हमने 3rd ईयर का भी चीज़ें कंप्लीट कराई हैं, सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल और हम बच्चों को जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट था और उसमें से सिर्फ ये एक टीचर थी जिसको मतलब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। उन्हें कर्तव्य निष्ठा आ रही थी। अजीब बात यह है कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा जो आ रही थी वो सिर्फ मेरे लिए आ रही थी। वो मुझे एक बार को कुछ नहीं कहती ना, सिर्फ साइड में बुला के ये कह देती कि बेटा ऐसा है, हमें बस क्लिनिक में चाहिए, ठीक है, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं बट हमें बस क्लिनिक में कोई ना कोई चाहिए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे सामान ले आओ, सिर्फ ऐसा दिखे कि भाई बच्चे आए हैं यूजी वाले कुछ काम के, एंड तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में आप किसी और चीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, या आप हमारा सब्जेक्ट भी तुम पढ़ कैसे रहे हो? तुम पहले सेटअप करो, तुम ये 2nd ईयर का काम करो, तुम ये 2nd ईयर का बेसिक वर्क करो। मतलब वो ज़बरदस्ती की, मतलब रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती की लगा रही हैं, जिनका उन्हें पता था कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वर्क नहीं है पहली बात तो, एंड उन्हें ये पता था कि मतलब दिस इज़ ऑल ऑब्लिगेटरी वर्क, एंड कि मैं उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती। मैं एज अ स्टूडेंट भी, ये उन्हें पता था कि मैं उस एज अ स्टूडेंट भी उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती कि मेरा अटेंडेंस कंप्लीट था, लेकिन नहीं, शी डिड नॉट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट। और उन्हें ये भी दिख रहा था कि जिन बच्चों को उन्होंने पनिशमेंट दी है दूसरे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। पूरे यूजी सेक्शन में सन्नाटा, पूरे कॉलेज में यूजी सेक्शन में एकदम सन्नाटा, सब लोग अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं जा रही हूँ कॉलेज में, ठीक है। एंड हर कोई मुझे ऐसे घूरते हुए देखते हुए जाता था कि ये कुछ मतलब ज़्यादा ही बेकार है क्या, इसको क्यों बुला रहे हैं, इसको नहीं आता क्या? जबकि नो, मुझे वो काम बहुत अच्छे से आता था। एंड वो सब छोड़ दो यार, बस मुझे ना, मुझे उस चीज़ का इतना गुस्सा भर रखा था अपने अंदर। मतलब वो चीज़ एक बिट्रेयल वाली जो मेरे अंदर आई, जो मेरा दिल टूट गया उस टीचर को देख के, कि आप एक टीचर होते हुए अपने स्टूडेंट को ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो। और अगर आपको पता था कि यार ये एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, देन यू शुड हैव अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम्स। आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए था उस वक्त। आप अगर गलत भी सेटअप था ना तो आप ले लेते, क्योंकि आपको पता था कि वो ऑब्लिगेटरी वर्क है, वो कहीं किसी पेशेंट में यूज़ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप बस कहोगे कि हाँ भाई ठीक है, अब इसको तोड़ दो, अब इसको फेंको, डस्टबिन में जाना था वो काम। तो आप कह देते कि हाँ भाई हर्षा ने करके दिखा दिया, अब कर आके जाओ। आप उसी वक्त कह देते, आप एक दिन में नहीं कहते, 2-3 दिन में कह देते। नहीं भाई नहीं, तुमको एक एक चीज़ सिखानी थी। और यही नहीं, वो मुझे क्या कहती थी कि जो है तुम 2nd ईयर का मटेरियल प्रिंट आउट करा के लाओ और पढ़ो यहाँ पे। शी वॉन्टेड मी टू स्टडी 2nd ईयर वर्क। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारे ना बेसिक्स थोड़े से कंप्लीट नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम एक काम करो कि ये वाली जो किताब है ना, उसका ये वाला जो एक सेक्शन है, तुम पहले उसको प्रिंट करा के लाओ लाइब्रेरी से, एंड तुम यहाँ पे आओ, इस चीज़ को पढ़ो, फिर मैं इस चीज़ पे तुम्हारा वाइवा लूँगी। एंड ये वाइवा लेने के बाद, क्योंकि मुझे ना लग रहा है कि पता नहीं तुम्हें ना ये चीज़ का बेसिक्स कंप्लीट है नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि जो वो मुझसे पूछती थी मैं उनको बताती नहीं थी, बस मैं उस साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं बता रही थी। हल्का सा मेरा जो साइंटिफिक लाइक एक बारीकी, एक डिटेल जो थी वो मैं नहीं बता पा रही थी, बिकॉज वो लैंग्वेज जो थी ना, एक मेडिकल लैंग्वेज जो थी वो मुझे एग्जैक्टली नहीं आती। क्योंकि मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली, तो ऑब्वियसली यू आर
गेटिंग योर रिविजन, बट लेकिन थ्योरेटिकली आप रिविजन नहीं कर पा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा लाइक अपनी लैंग्वेज में बता देती थी, या मे बी मैं उनको सारी टेक्निकल चीज़ जो उसमें चाहिए होती थी कि आप भाई ये टीथ इस डिग्री पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, आई वॉज टेलिंग हर, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स या मुझे नहीं याद आ रहे हैं या कुछ समथिंग, तो कहते थे कि ये किताब लेके आओ। अब मैं रात में वहाँ जा रही हूँ लाइब्रेरी में से वो किताब ढूंढने, ठीक है, कि ये वाले राइटर की वाली किताब ढूंढे, उसको प्रिंट कराना है। ज़बरदस्ती का वहाँ पे प्रिंटर नहीं था, प्रिंट कराने के लिए आपको अलग दुकान में बाहर से जाना है, ठीक है, कि वहाँ का प्रिंटर ख़राब है, यहाँ से जाओ। ये भागा दौड़ी ज़बरदस्ती की कर रहे हैं कि प्रिंटर बुलाया है मैम ने, और हर बार क्या, हर्षा नहीं किया ना सप्ली लगा दूँगी, नहीं किया ना सप्ली लगा दूँगी। ये जो ज़बरदस्ती का मतलब उन्होंने धमकी देने भी करती रहती थी, वो मतलब धमकी देना क्यों चालू कर रहे हो यार तुम मुझे। यार आई वॉज सपोज टू बी द स्टूडेंट यू रिकग्नाइज्ड। आप को ये अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी कि मैं किस तरह की स्टूडेंट हूँ, कि मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ईमानदारी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी रेस्पेक्ट भी करती हूँ, बस आई नीडेड द स्मॉल लीवे फ्रॉम यू। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी ना, उस दिन के बाद वो समय मेरा पहली बात तो इतना ज़्यादा हर्ट और गुस्से से भरा हुआ निकला ना। वो जो 2 हफ्ता था, मैंने इतने प्रेशर में और इतने चिंता में मैंने काटे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था, जो उस टीचर का रवैया था, मुझे लगने लगा था कि अब ये सच में मुझे मेरे एग्ज़ाम में फ़ेल कर देगी। एंड द थिंग इज़ कि मैं कभी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हुई थी। मैं हाँ, बचपन से ऐसा ही होता था कि मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा पढ़ती थी, राइट। एंड मान लो अगर कॉलेज में आके ही हो गया कि ठीक है आप बहुत अच्छा नहीं, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक अलग ही चीज़ थी वहाँ पे, कि अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको और भी लाइक चीज़ें करनी पड़ रही होती थी आपकी, या तो कनेक्शन होने चाहिए या आपका कोई ललोचप होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट काइंड ऑफ एवरेज। ठीक है भाई, चलो चाहे आपने कैसा भी लिखा या नहीं लिखा आपको एवरेज मिल जाए, चलो ठीक है। लेकिन फेल होने वाली चीज़ आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड। एंड मेरा बस एक था कि घर पे भी मम्मी पापा को बहुत यकीन था कि नहीं हमारी बेटी ओ पढ़ना नहीं, और मम्मी को मैं जब बताती थी ना, घर पे कॉल करके बताती थी, मम्मी पापा बताती, उनका क्या, उनका इतना फनी सा एक रवैया था। वो कहते थे नहीं चुप हो जाओ हर्षा, तुम बहुत रो रही हो, बेटा तुम बहुत रो रही हो, नहीं चुप हो जाओ। मैं कहती मम्मी मुझे बताने दो, मतलब लाइक मैं उनको रोती थी या गुस्सा होती थी, मैं अपने रूममेट्स को या उनको ज़्यादा नहीं कह सकती, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे। अब मैं क्या ही कहती उनको, तो मेरे पास और कोई बचता नहीं था, तो मैं मम्मी पापा को कॉल करती, मम्मी को बताती थी। तो मम्मी कहती थी कि नहीं चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया, अब ये तो पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सिर्फ तुम्हें तुम्हें को क्यों पकड़ रखा है, और बच्चों के साथ तो नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो मैं उनको बताती थी कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है या ऐसा है। और मैंने बाद में जाके जब मैं वापस आ गई तो मैं मम्मी से मैंने पूछा भी कि मम्मा यार लेकिन मतलब ये आप मुझे ऐसा क्यों कहते थे या क्यों वो करते थे। तो मम्मी कहती थी कि मैं तो बस ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि तुम इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना परेशान होती थी उस चीज़ पे कि मुझे मतलब लगने लगता था कि ये बहुत ज़्यादा रो रही है तो ये बीमार पड़ जाएगी। तो मतलब ये मेरा तुम्हें चुप कराने का तरीका था। जबकि द फनी थिंग इज़ कि अगर मेरे पास कोई व्यक्ति होता ऐसा जिससे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम वेंट कर पाती है ना, अगर मैं अपनी सारी परेशानी या गुस्सा होता अगर मैं रोज़ के रोज़ उनको वेंट कर पाती, उनको बता पाती, तो मैं सच में बीमार नहीं होती। तो क्योंकि परेशानी को झेलने के लिए ही आपके पास आंसू आते हैं, आप गुस्सा होते हो कि ठीक है यार ये आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म है।
कि आप कहीं किसी के पास आप जाके रो, कहीं किसी के पास जाके आप अपनी परेशानी बताओ, बट अगर आपके पास कोई व्यक्ति ना हो बताने के लिए, अगर आप अकेले पड़ जाएं और आपको वो दर्द जो है, जो परेशानी है, जो गुस्सा है, वो आपको अपने दिल में रख लेना पड़े, आपके पास कोई शेयर करने को ना, आपको दबाना पड़े अपने अंदर, तब जाके आपकी शारीरिक बीमारियां शुरू होती हैं। तो फाइनली मेरा ये किसी तरीके से मैंने बहुत परेशान हो के, रो धो के भी, कैसे भी करके, बस फिर मैं मैंने 2 हफ्ते निकाले अपने, राइट। एंड उसके बाद मैं जो है एग्ज़ाम दिया किसी तरीके से, एंड फिर मैं घर वापस आ गई इंटर्नशिप से पहले वाली छुट्टियों के लिए।